नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम विंसर 2026 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे आप जानते हैं एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो अभी हम नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन यहाँ पर करें। एग्ज़ाम तक रिवीजन पर ही आपका मुख्य फोकस होना चाहिए। जीके के लिए करंट मैगजीन्स हम कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की, साथ में टॉप जीके एमसीक्यू की क्लासेस। हिंदी की इसी हफ्ते क्विक रिवीजन की क्लास भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 क्लासेस में हम पूरी हिंदी का रिवीजन भी कर जाएंगे। यूके के लिए नवीन पैटर्न जैसे उत्तराखंड जीके के करंट अफेयर के एमसीक्यूज का रिवीजन हम इन वीडियोस के माध्यम से करेंगे, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। इसमें आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी मिलेंगे और पूरी डिटेल के साथ मिलेंगे, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। अगर आपने हमारी इससे पहले की जो विंसर 2026 की क्लासेस हैं या हमारी जीके की क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। टॉपिक वाइज क्लासेस भी बनी है, जिस भी टॉपिक में आप वीक हैं उसका रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन 1909 में बना था। नैनीताल के जौली कोट में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अगला सही विकल्प का चयन करें। 4 कथन यहाँ पे दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो गोरखा काल में, चंदों के काल में प्रचलित थे, उनको मिलान करना है। पहला दिया है, महाजनों को दिया जाने वाला कर क्या उसे बाजदार कहते थे? 2 टेक्स्ट उस समय प्रचलित थे, एक था आपका बाजदार और एक था आपका बाजनिया। ये दोनों पेपर में पूछे गए हैं। जो बाजदार कर होता था ये महाजनों के लिए लिया जाता था या महाजनों को दिया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया महाजनों से संबंधित। जो बाजनिया है यह राज नर्तक नर्तकियां जो होती थी उनके लिए लिया जाता था जनता से। ठीक है, तो बाजनिया राज नर्तकों के लिए है, बाजदार महाजनों के लिए है। तो पहला सही है। शौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में वसूला जाने वाला कर क्या कटक कहलाता था? तो ये तो गलत होगा। जो कटक कर होता था ये सेना के लिए लिया जाता था। ठीक है, जो शौका व्यापारियों से लिया जाता था स्वर्ण धूल के बदले में या स्वर्ण धूल के रूप में, उसे कुछ जगहों पर कनक कहा गया है, इसको याद रखना। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। राज सेवकों के लिए वसूला जाने वाला कर साउली कहलाता था, ये भी गलत है आपका। चंद काल में राज सेवकों के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसे स्यूख कहते थे। जो साउली होता था या इसे साहूकर भी कहते थे, ये लेखकों के लिए लिया जाता था। ठीक है, तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। सयाना को अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर उसे डाला कहते थे, ये आपका बिल्कुल सही है। जो सयाने होते थे, थोकदार होते थे, उनको अनाज के रूप में जो टैक्स दिया जाता था उसे डाला कहते थे। तो पहला और चौथा सही है, बाकी आपके गलत हैं। चंदों के करों को लेकर के आपसे सवाल बनते रहते हैं कि नदी पुलों पर कौन सा टैक्स लगता था। तो चंद काल में नदी पुलों पर जूलिया कर, जिसे कुछ जगहों पर सांगा भी कहा गया है, ये लगता था। चंद काल का प्रमुख नगद कर कौन सा था? तो नगद कर था सिरती, इसको भी याद रखना है। अनाज के रूप में जो कर दिया जाता था उसे बैकर कहते थे और सयानों को जो अनाज दिया जाता था उसे डाला कहते थे। ठीक है, युद्ध के समय जनता से जो टैक्स मांगा जाता था उसे मांगा कहा जाता था। कामगारों के लिए मिजारी टैक्स होता था और सूती वस्त्रों के जो बुनकर होते थे, यानी बेसिकली जो बुनकर होते थे, उनसे टांड कर लिया जाता था। ठीक है, निम्न में से किस जनपद में देश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र बना? तो देश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड में बना और यह देहरादून में बना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देश के कुछ इंपॉर्टेंट प्रथम हैं, पहले हैं जो उत्तराखंड से संबंधित थे, पूछे जाते हैं। देश का पहला बुरांस उद्यान वो कहां पे बना? मुनस्यारी में। देश का पहला जिनमो स्पर्म पार्क ये बना उत्तरकाशी में। देश के पहले महिला सैन्य नौका अभियान की शुरुआत होती है देवप्रयाग से। ठीक है, अगला, वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान हेतु चुना गया? उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए 2025 में 8 लोगों को चुना गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसमें
एक हैं जसपाल राणा जो निशानेबाज हैं, दूसरे हैं देव रतोड़ी जो प्रसिद्ध उद्यमी और समाज सेवी हैं, तीसरे हैं टॉम अल्टर जो कि अभिनेता हैं, नीले आंखों वाला साहब इनको कहा जाता था, चौथी हैं सुशीला बलूनी जो कि राज्य आंदोलनकारी रही हैं, पांचवी गौरा देवी जिनको चिपको आंदोलन की जो जनक माना जाता है, चिपको आंदोलन की जो जनक थी, इनके समाज सेवा के लिए दिया गया, इनके पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए। छठे हैं प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक रहे हैं, सातवीं तीलू रौतेली जो प्रसिद्ध वीरांगना है उत्तराखंड की, इनको दिया गया, और आठवें हैं शैलेश मटियानी प्रसिद्ध लेखक। ठीक है, वर्ष 2025 के उत्तराखंड गौरव सम्मान के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करें। यहां पर एक तरफ 2025 की विजेता है, दूसरा वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। जसपाल राणा निशानेबाज हैं, सही है। देव रतोड़ी प्रसिद्ध उद्यमी और समाज सेवी हैं। शैलेश मटियानी लेखक हैं। सुशीला बलूनी राज्य आंदोलनकारी रही हैं, पर्यावरणविद नहीं। तो ऑप्शन डी आपका गलत है। निम्न में से किन व्यक्तियों को वर्ष 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। 8 लोगों को टोटल यह सम्मान मिला 2025 का। इनमें से 4 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। मरणोपरांतों में सबसे पहले आती हैं सुशीला बलूनी, इनके अलावा गौरा देवी और तीलू रौतेली और शैलेश मटियानी। तो गौरा देवी, तीलू रौतेली, शैलेश मटियानी, सुशीला बलूनी यानी सभी के सभी को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। ठीक है, सूचकांकों का उत्तराखंड के संदर्भ में सही कूट का चयन करें। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं जो कुछ समय से चर्चा में रहे हैं, इनका मिलान करना है। सतत विकास लक्ष्य 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा। जो सतत विकास लक्ष्य रहा है 2023-24 में, इसमें उत्तराखंड पहले नंबर पे रहा था केरल के साथ। तो ये आपका सही है, पहले का 1 होगा। छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें उत्तराखंड का क्या रैंक रहा। उत्तराखंड 18वें नंबर पे रहा, दूसरे का 2 है। बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2025, इसमें उत्तराखंड 8वें नंबर पे रहा। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड 15वें नंबर पे रहा पूरे देश में। तो 1, 2, 3, 4 हमारा सही आंसर है जो कि यहां पर है। ठीक है, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। मौला राम को लेकर, उनकी रचनाओं को लेकर 3 स्टेटमेंट हैं। मोर प्रिय मौला राम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, क्या ये सही है। प्रारंभिक अवस्था यानी कि उसकी शुरुआती अवस्था, जब उसने चित्रकारी शुरू करी थी, तो शुरुआती समय का ही चित्र है मोर प्रिय। अलग अलग स्थितियों में मौला राम के अलग अलग चित्र हैं जो फेमस है। पूछा जाता है उसका प्रारंभिक अवस्था का बताइए, उसका उदय वहां पर हो रहा होता है, शुरुआती चरण में वो होता है, तो उस दौर में उसने बनाई थी मोर प्रिय। मयंक मुखी मौला राम की उत्कृष्ट अवस्था का चित्र है। उत्कृष्ट अवस्था यानी जब मौला राम अपने चित्रकारिता के बिल्कुल पीक पर था, शिखर पे था, उस दौर में उसने क्या मयंक मुखी बनाई थी। ये वाला आपका गलत होगा। मयंक मुखी उसके प्रौढ़ काल का चित्र है। प्रौढ़ काल यानी कि जब वह प्रारंभिक अवस्था से थोड़ा सा आगे बढ़ा, परिपक्व हुआ वहां पे। ठीक है, उत्कंठित नायिका मौला राम का युवा अवस्था का चित्र है, ये वाला भी गलत होगा। ये उसके उत्कृष्ट व्यवस्था का चित्र है, अवस्था का चित्र है, जब वो अपने चरम पे था, अपने पीक पर था। तो यहां पर केवल पहला वाला सही है। मोर प्रिय उसकी प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, मयंक मुखी उसके प्रौढ़ काल का चित्र है, और उत्कंठित नायिका उसके उत्कृष्ट अवस्था का चित्र है। तो आपने ये अवस्थाएं याद करनी है क्योंकि पेपर में पूछी जाती हैं। पूछा गया है कौन सा सही है, केवल पहला कथन आपका सही होगा। ठीक है, अगला कथन 1 है थुलमा को जीआई टैग प्राप्त है। थुलमा क्या है, पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो थुलमा है यह एक प्रकार का कंबल है, इसे जीआई टैग प्राप्त है। यहाँ के प्रमुख हस्तशिल्प उत्पादों में से एक है, पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति से संबंधित है। बहुत ज़्यादा गर्म कंबल इसे माना जाता है, शॉल एक तरीके का है, इसे थुलमा कहते हैं। ठीक है, क्या है ये, एक कंबल है और इसे जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी सही है। बकरी और भेड़ की ऊन से निर्मित बिना बाहा का कोट धोखा कहलाता है, क्या ये सही है। ये वाला कथन भी आपका सही है। बकरी और भेड़ की ऊन से बना हुआ बिना बाहा वाला जो कोट होता है उसे क्या कहते हैं, धोखा कहते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन आपके सही होंगे। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो एक जिला एक उत्पाद के बारे में आपने सही कथन को यहाँ पे चुनना है कि किस जिले से कौन से उत्पाद को चुना गया।
ये भी सरकार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। कई बार इसको लेकर सवाल बने हैं, मिलान आए हैं कि बताइए किस जिले से किस उत्पाद को चुना गया। पिथौरागढ़ से क्या सेब को चुना गया है? ये आपका गलत होगा। पिथौरागढ़ से हल्दी को चुना गया है। सेब कहां से चुना गया है? सेब आपका उत्तरकाशी से चुना गया है। पौड़ी से क्या मशरूम को चुना गया है? पौड़ी से नींबू वर्ग के जो फल हैं जैसे माल्टा, नींबू, जिनको चुना गया है। मशरूम कहां से चुना गया है? मशरूम चुना गया है हरिद्वार से। ठीक है, दूसरा भी गलत है। अल्मोड़ा से खुमानी को चुना गया है, क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। खुमानी यानी जिसमें जैम, चटनी, अचार ये सब शामिल हैं, उनको चुना गया है अल्मोड़ा से, ये सही है। देहरादून से कीवी को चुना गया है, गलत होगा। जो कीवी है ये बागेश्वर से चुनी गई है। देहरादून से किसे चुना गया है? देहरादून से जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बिस्किट्स हो गए, ब्रेड हो गया, केक हो गया, उनको चुना गया है। ठीक है, आपको बताना था सही कौन सा है, ऑप्शन सी। एक बार फिर से पूरी सूची को रिवाइज कर लीजिए। हरिद्वार से मशरूम को चुना गया है। चमोली से मत्स्य यानी मछली को चुना गया है। उधम सिंह नगर से आम को चुना गया है। बागेश्वर से कीवी को, देहरादून से बेकरी प्रोडक्ट्स को, नैनीताल से फलों के जूस को चुना गया है। चंपावत से तेजपात और मसालों को चुना गया। पौड़ी से नींबू वर्ग के फल, पिथौरागढ़ से हल्दी, अल्मोड़ा से खुमानी, टिहरी से अदरक, उत्तरकाशी से सेब और रुद्रप्रयाग से चौलाई को चुना गया है। ठीक है, चौलाई के लड्डुओं को। इन 13 प्रोडक्ट्स को जो 13 जिलों से रिलेटेड हैं पूछे गए हैं। ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसे चुना गया था? तो देखिए 2025 के लिए एक से ज्यादा स्थलों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, जिसमें एक था बनकटिया ग्लेशियर जो पिथौरागढ़ में आता है, एक थी हमारी चिनाब घाटी चमोली में आती है, और एक था गुलाबी कांठा उत्तरकाशी। यहां पर आपको एक दिख रहा है चिनाब घाटी, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन यहां पर करना है। उत्तराखंड की योजनाओं को लेकर के भी आपसे सवाल बनते हैं, तो उत्तराखंड की 4 योजनाएं यहां पर दी गई हैं। चलिए इनका मिलान करते हैं। पहला है पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देना, इससे संबंधित है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। क्या ये सही है? तो पहला बिल्कुल सही है। जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है, इसे 1 जून 2002 को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा देना और साथ में स्वरोजगार लोगों को उपलब्ध करवाना। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना, क्या यह सबला योजना के अंतर्गत था? ये वाला आपका गलत होगा। 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, उनको कौशल निर्माण करना और आत्मनिर्भर बनाना, इसके लिए 2011 में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम था मोनाल परियोजना। मोनाल परियोजना किससे संबंधित है? 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने से। फिर सबला योजना किससे संबंधित है? सबला योजना बेसिकली जो बालिकाएं हैं 11 से 18 वर्ग की, उनको पोषण देना, उनके स्वास्थ्य से संबंधित अच्छे कार्य करना, उसके लिए थी सबला योजना। 2010 में उसे घोषित किया गया था, 2011 में उसे शुरू किया गया था। ठीक है, कि जो 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं हैं उनको सुपोषित करना, उनको सशक्त बनाना। प्रशिक्षण की बात मोनाल परियोजना में थी, ना कि सबला में। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करने से संबंधित है वंदे मातरम योजना। क्या ये सही है आपका? वंदे मातरम योजना उत्तराखंड में 2004 में शुरू की गई थी और गर्भवती महिलाओं को उपचार उपलब्ध कराने से संबंधित है। ये सही है, केवल बी वाला गलत है। अनाथ बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा और 3000 भत्ता प्रदान करना, इसके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई गई थी। क्या ये सही है आपका? ये आपका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 में इसकी शुरुआत होती है, मई में इसे घोषित किया जाता है और शुरुआत होता है 2 अगस्त 2021 से। इसका मुख्य उद्देश्य था जो निराश्रित और असहाय बच्चे हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। कोविड के समय में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें 21 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और 3000 रुपये प्रति माह उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। वो इस योजना के अंतर्गत था। उत्तराखंड की और भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो राज्य गठन से लेकर के 2023-24 तक हमने जितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं रही हैं उनको एक सिंगल वीडियो में कवर किया है, प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। वाद्यंत्रों के संदर्भ में सही कूट का चयन करें। अब 4 वाद्यंत्र दिए गए हैं, चलिए इनका मिलान करते हैं। मंजीरा क्या एक प्रकार का घन वाद्यंत्र है?
घन वाद्य यंत्र यानी धातु वाद्य यंत्र के बारे में पूछ रहा है। तो मंजीरा क्या एक प्रकार का धातु वाद्य यंत्र है? पहला आपका बिल्कुल सही। धातु वाद्य यंत्रों में बिणाई आता है, इसके अलावा करताल, चिमटा, खजड़ी, कांसे की थाली, बिणाई, ये सब आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि जो बिणाई है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? धातु या घन वाद्य यंत्र है। जो हुड़का है क्या यह अवनद वाद्य यंत्र है? अवनद या वाद्य यंत्र यानी कि चर्म वाद्य यंत्र की बात कर रहा है। अलग अलग नामों से भी दिए गए हैं, तो दोनों नाम आपने ध्यान रख लेना। जैसे घन यानी कि धातु, अवनद यानी कि चर्म वाद्य यंत्र की बात कर रहा है। जो हुड़का है, ढोल है, नगाड़ा है, डफली है, डोर है, दमा है, दमाऊ है, ये सब क्या है हमारे? ये सारे के सारे चर्म वाद्य यंत्र है यानी अवनद है। तो पहला आपका सही था, दूसरा भी आपका सही था। कंसेरी क्या ये चर्म वाद्य यंत्र है? ये वाला आपका गलत होगा। जो कंसेरी या कसेरी इसको लिखा जाता है यह धातु वाद्य यंत्र है, तीसरा गलत है। एक तारा तत्वाद्य यंत्र है। जो हमारे तार वाद्य यंत्र होते हैं उनको तात वाद्य यंत्र या तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। और एक तारा, दो तारा, सारंगी, वीणा, ये सब हमारे क्या हैं? तात वाद्य यंत्र हैं या तार वाद्य यंत्र हैं। चौथा सही है, 1, 2, 4 आपका उत्तर है। सही कूट का चयन करें। एक तरफ हमारे प्रमुख प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, और दूसरी तरफ जनपद। लाखो उडियार अल्मोड़ा में है, सही है पहला। किमनी गुफा या किमनी जो स्थल है, किमनी गांव, वो चमोली में है, ये सही है आपका। किमनी कहाँ पड़ता है? दिल्ली में है। बनकोट क्या ये पिथौरागढ़ में है? ये भी सही है आपका, बनकोट पिथौरागढ़ में है। और नैनी पाताल क्या ये नैनीताल में है? गलत है, नैनी पाताल भी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो 1, 2, 3 आपका सही है, बाकी आपका चौथा वाला गलत है। कुछ इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल, उनके जनपदों को याद कर लीजिए। जैसे मल्ला पैनाली कहाँ पड़ता है? मल्ला पैनाली ये अल्मोड़ा का है, पहले अल्मोड़ा के लिख लीजिए। मल्ला पैनाली हो गया, लाखो उडियार, फड़का नौली, पेटशाल, लोई थाप, नौला ग्राम हो गया, धनगल हो गया, ये भी कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। मेहरू उडियार ये भी वही है। दीना पानी नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ है? अल्मोड़ा में। काला माटी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। हथवाल घोड़ा कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ये अल्मोड़ा के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। अब बात करते हैं चमोली के। चमोली के आपको ज़्यादातर पता ही है, ग्वारखिया उडियार हो गया, किमनी गांव हो गया और मलारी हो गया। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार से बहादराबाद को याद कर लीजिए। पौड़ी की बात करें तो पौड़ी से एक है आपका रणिहाट। क्वेश्चन बनेगा रणिहाट पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल। इसके अलावा थापली ये भी पौड़ी गढ़वाल में है, और पश्चिमी नैयार घाटी भी आपके यहीं पर है। चंपावत की बात करें तो चंपावत में एक इंपॉर्टेंट जगह है देवी धुरा। हुडली और पुरोला ये दोनों कहाँ पर हैं? हुडली और पुरोला ये उत्तरकाशी के पुरातात्विक स्थल हैं। और अंत में पिथौरागढ़, जहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल हैं, एक आपका बनकोट है और एक आपका नैनी पाताल है। ठीक है, इन सब को आपने याद रखना है। अगला, सांगल आभूषण पहना जाता है। सांगल आभूषण को कहाँ पे पहनते हैं? आभूषण जो सांगल है, स्यूण सांगल के नाम से भी इसे जाना जाता है और कंधे पर पहना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, स्यूण सांगल कहते हैं, कुछ जगहों पर केवल सांगल है, कंधे पर पहना जाता है। सिर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो शीश फूल हो गया, कान में मुरखली, बुजनी, तुगियल, कर्णफूल, गोरख, मुनाड़, ये सब कान में पहने जाते हैं। नाक में फुली हो गया, नथ हो गया, बुलांक हो गया, ये नाक में पहने जाते हैं। गले में तिलहरी, हंसुला, गुलबंद या चरे या चरेयू हो गया, चंद्रहार हो गया, हमेल हो गया, ये सब गले में पहने जाते हैं। ठीक है, कमर में एक आभूषण होता है तिगड़ी, ये कुछ जगहों पर तगड़ी भी लिखा गया है, करधनी भी इसको कहते हैं, करधनी भी इसको कहते हैं, कमर में पहना जाता है। ठीक है, राज्य परिषद जो पर्वतीय राज्य परिषद थी, इसका गठन कब हुआ? देखिए, पर्वतीय राज्य परिषद जो बनती है 1967 में बनी थी, लेकिन जैसा आपका नया पैटर्न है, वो आसान जो क्वेश्चन है जो आपने कई बार पढ़े हैं, उनको वो कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के विकल्प देता है कि आपको डेट पता होनी चाहिए, और या तो फिर वो कथन वाले में दे देगा कि और ज़्यादा डीप में पूछ लेगा। तो एक सिंपल सा सवाल है, पर्वतीय राज्य परिषद आप सभी जानते हैं रामनगर में दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में यह बनती है, गोविंद सिंह मेहरा उपाध्यक्ष बनते हैं। इसकी स्थापना 1967 में होती है, 24 और 25 जून को इसकी स्थापना होती है। तो जून इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। शाल्मली इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो शाल्मली को कहा जाता है आज की डेट में सुयाल। सुयाल नदी का प्राचीन नाम है शाल्मली। ठीक है,
भू कानून के लिए सही विकल्प का चयन करें। जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड का अपना एक भू कानून यहाँ पे लागू हो चुका है। उसी भू कानून को लेकर के 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपने बताना है। चलिए इनको देखते हैं। पहला है भू कानून से संबंधित समिति का गठन 2023 में हुआ था, ये वाला गलत है। उत्तराखंड में भू कानून की मांग काफ़ी दिन से हो रही थी और इसके लिए 2022 में यहाँ पर भू कानून समिति की स्थापना की जाती है। बेसिकली जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है जो भू कानून से संबंधित सिफारिशों को सरकार को देगी। तो ये जो समिति बनी थी जिसकी सिफारिशों पर भू कानून बना वो 2022 में बनी, ठीक है। इसने अपनी जो रिपोर्ट दी वो 5 सितंबर 2022 को दे दी थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष सुभाष कुमार थे, बिल्कुल सही है। पहला वाला आपका गलत है। विधानसभा में पारित हुआ यह 21 फरवरी 2025 को, तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो इस समिति की सिफारिशों पर अधिनियम बना वो विधानसभा से 21 फरवरी 2025 को पारित हो गया और अभी 20 मई 2025 को पिछले वर्ष इसी महीने में ये लागू हो गया था, ठीक है। हरिद्वार उधम सिंह नगर इसमें शामिल नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही। यह जो नया भू कानून है राज्यपाल की मंजूरी से मिली, ये उत्तराखंड के 11 जिलों में 11 पर्वतीय जिलों में लागू है। 2 जिले जो मैदानी हैं जिसमें उधम सिंह नगर हरिद्वार है, इनको इस भू कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। लागू कब हुआ ये? तो 20 मई 2025। केवल पहला गलत है, बाकी 2, 3, 4 आपके सही हैं। नेपाल में उत्तराखंड के समान हथ जोड़ी गाए जाते हैं, यह गीत किसके जैसा है या कौन सा है? तो नेपाल में उत्तराखंड के जैसा एक गीत गाया जाता है जिसे हथ जोड़ी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड के झोड़ा गीत के समान है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। किसके जैसा है? झोड़ा के जैसा है, ठीक है। पौरव वंश के शासन प्रबंध के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पौरव वंश को लेकर कौन सा वाला कथन गलत है? देखिए, इनकी राजधानी ब्रह्मपुर थी, पहला सही है। सिंचाई वाली भूमि को इनके काल में सारी भूमि कहते थे, गलत होगा। 2 प्रकार की भूमि इनके टाइम पर थी, एक थी केदार भूमि, एक थी सारी भूमि। जो सिंचाई वाली भूमि होती थी यानी सिंचित भूमि होती थी उसे केदार कहते थे और बिना सिंचाई वाली भूमि या असिंचित भूमि को सारी कहते थे, ये गलत है। इनका वर्णन ह्वेनसांग ने किया है, ये भी सही है। भूमि माप की विधियां जो इनके काल में प्रचलित थी वो द्रोणवाप, खारी वापम थी, ये भी सही। केवल सेकंड वाला कथन आपका गलत है, गलत ही आपने बताना था। ऑप्शन बी, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के और उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया। हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को कवर कर सकें, जिसमें हम विंसर से रिलेटेड और क्वेश्चन को देख सकें, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस को देख सकें, परीक्षा वाणी के भी करंट अफेयर का रिवाइज कर सकें जो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उत्तराखंड के उनको भी कर यहाँ पे सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।